अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज़ में तमाम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। वो पूछता है कि जो थर्ड शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमें फार्मूला पता है कि 2n², इसमें n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे 18। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 18। एमसीक्यू नंबर 2 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वो पूछता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया था उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हमने डिस्कवर किया था। एमसीक्यू नंबर 3 है, वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल क्या है? ये एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं उनको अरेंज किया गया है, लेकिन उसमें उन एलिमेंट्स के आइसोटोप नहीं दिए हुए, सिंपल उनके एलिमेंट्स का नाम और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो वो पूछता है कि उसमें आइसोटोप्स क्यों नहीं शो किए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी, वो इसलिए क्योंकि जितने भी आइसोटोप होते हैं उनका एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं बचती कि हम उसको अलग-अलग वहाँ पे लिखें क्योंकि उन सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एमसीक्यू नंबर 4 है, विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप्स। वो पूछता है कि आइसोटोप में क्या चीज़ डिफरेंट होती है। तो हमने आइसोटोप की डेफिनेशन भी पढ़ा था कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वो पूछता है कि ऑक्सीजन के किस आइसोटोप में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। तो जो ऑक्सीजन 16 है, जिसका मैथ नंबर 16 है, उसके अंदर इनकी तादाद सेम होती है। उसमें 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंस ऑफ इट्स 2 आइसोटोप। अब वो कहता है नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, एक है N14 और एक है N15। आपने हमें इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। उसने परसेंटेज हमें दे दिया 99.64 और 0.35। हमें पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला है कि जब हम परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं उनके मैसेज के साथ और लास्ट में उनको 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है। तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो बॉक्स के अंदर कैलकुलेशन की हुई है, तो जो राइट आंसर आ रहा है वो 14.0021 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू नंबर 7 है, हाउ इज़ कार्बन डेटिंग यूज़फुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि फॉसिल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पुरानी बाकियात को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कहता हूँ उनके लिए कार्बन डेटिंग का जो मेथड है वो यूज़फुल कैसे है, वो क्या बताता है उन्हें। तो इसका राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा, कि वो उनको ऑर्गेनिक जो मैटर है उसकी एज बताता है। हमने कार्बन डेटिंग में पढ़ा था कि उसके ज़रिए से हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की एज का पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। वो कहता है जो न्यूक्लियस है हमें पता है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में इकट्ठे कैसे रहते हैं, ये ब्रेक क्यों नहीं होते। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कि उनके अंदर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि इन सब को बांध के रखती है। एमसीक्यू नंबर 9 है, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। वो पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस से दूर कैसे रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। तो क्या चीज़ उनको एक दूसरे से दूर रखती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को न्यूक्लियस से अवे इस तरह रखते हैं कि वो परमानेंटली जो है ना न्यूक्लियस से सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को न्यूक्लियस से दूर रखते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 है, रुबीडियम कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। कहता है रुबीडियम के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है Rb85 और दूसरा है Rb87। द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटोप इज 72.2%। कहता है जो इसमें लाइट आइसोटोप है ना यानी 85 वाला, उसकी अबंडेंस 72.2% है। व्हाट इज़ द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटोप। तो कहता है आपने दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस बतानी है जो कि 87 है। इट्स एटॉमिक मास इज़ 85.47। उसने हमें रिलेटिव एटॉमिक मास दे दिया। तो फार्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट करें तो फार्मूले में टोटल अबंडेंस 100% होनी चाहिए। एक की उसने हमें प्रोवाइड कर दी है 72.2, तो जब 100 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27.8%। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
पहला शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछे हैं, व्हाई इट इज़ सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। वो पूछता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो एटम है उसका सारा का सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो इसकी रीज़न हम पढ़ते हैं, बिकॉज द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर मच हैवियर दैन इलेक्ट्रॉन्स। वो कहता है जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और इन दोनों के मैसेज इलेक्ट्रॉन के मैसेज से काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्सट्रीमली स्मॉल मैस कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैस बहुत ही कम होता है जब हम उनको कंपेयर करते हैं प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। सो ऑलमोस्ट द इंटायर मैस ऑफ एन एटम इज़ ड्यू टू इट्स न्यूक्लियस। इसी वजह से एटम का सारा मैस उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हम ये सवाल पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। वो कहते हैं एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एलिमेंट को एक दूसरे से मुख्तलिफ क्या चीज़ बनाती है, वो प्रोटॉन्स बनाते हैं। हर एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइंड द आइडेंटिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच एलिमेंट, जिसकी वजह से हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ और उसकी पहचान एक दूसरे से चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछता है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मिथ, जिसका मैथ नंबर उसने प्रोवाइड किया 210 और एटॉमिक नंबर है 83। हमने उसको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फार्मूला हमें पता है कि जब हम मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाती है। तो 210 में से जब हम 83 माइनस करेंगे तो 127 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ ट्रीटियम आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ट्रीटियम हमने पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो जो उसमें ट्रीटियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि ये रेडिएशंस एमिट करता है। तो वो पूछता है कि ये रेडियो एक्टिव क्यों होता है। ट्रीटियम इज़ रेडियो एक्टिव बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज़ 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। कहता है इसके जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्रिएटिंग एन अनस्टेबल न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो, जिसकी वजह से जो रेशो होती है ना न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन की आपस में, वो अनस्टेबल हो जाती है। इट अंडरगो बीटा डिके टू फॉर्म हीलियम 3 टू अचीव स्टेबिलिटी। तो ये क्या करता है, ये बीटा रेडिएशन एमिट करता है और अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है हीलियम 3 के न्यूक्लियस में, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। कहता है कोई भी एटम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करता है और रिलीज कैसे करता है। एन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू हायर एनर्जी लेवल्स। हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था कि वो फिक्स एनर्जी लेवल्स में घूम रहे होते हैं। तो जब उनको एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना होता है तो या तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर तो वो हायर लेवल में जाना चाहते हैं, ऊपर वाले लेवल में जाना चाहते हैं, तो उनको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। लेकिन अगर वो अपने से निचले एनर्जी लेवल में जाना चाहते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। तो यही वो बात आंसर कर रहा है कि एन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। It releases energy when electrons falls from a higher energy level to lower energy level, often in the form of light. तो जब वो लोअर से हायर में मूव करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जब वो हायर से लोअर में मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। थर्ड पोर्शन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज इट मूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू द सेकंड शेल। कहते जब एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में मूव करता है तो उसकी एनर्जी में चेंज क्यों आता है, यानी उसकी एनर्जी इंक्रीज क्यों कर जाती है। एज एन इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहता जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर मूव करता है, यानी पहले शेल में न्यूक्लियस के करीब था लेकिन जब वो सेकंड शेल में जाना चाहता है तो उसे न्यूक्लियस से दूर होना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को उस कशिश पर काबू पाना होगा, तभी वो पहले शेल से दूसरे शेल में मूव कर सकता है। सो इट विल एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, जिसकी वजह से उसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। दस हायर शेल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स विद हायर एनर्जी दैन लोअर शेल्स। तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और दूसरे शेल में चला जाएगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड अ डिस्चार्ज ट्यूब। वो कहता है जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर गैस का जो प्रेशर है उसको कम क्यों रखा जाता है, उसकी ज़रूरत क्या है। इसका आंसर है, टू मेक अ डिस्चार्ज ट्यूब वर्क प्रॉपरली साइंटिस्ट लोअर द गैस प्रेशर इनसाइड इट। कहता है जो साइंटिस्ट है वो गैस का प्रेशर कम कर देते हैं ताकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो वर्किंग है वो पूरी तरह हो सके। दिस इज़ बिकॉज एट नॉर्मल प्रेशर
गैस मॉलिक्यूल्स आर पैक टू क्लोजली टुगेदर। कहता है अगर हम उसका नॉर्मल प्रेशर रखेंगे ना तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। कॉन्स्टेंटली ब्लॉकिंग एंड कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रॉन्स ट्राइंग टू मूव थ्रू। अब वो मॉलिक्यूल्स करीब है ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें से गुजरना चाहते हैं उनको वो रोक देंगे, उनको गुजरने में मुश्किल आएगी। बाई रिड्यूसिंग द प्रेशर देयर आर फ्यूअर मॉलिक्यूल्स इन द वे। तो जब हम गैस के प्रेशर को कम कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर मूव कर जाते हैं। अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल फार्दर एंड फास्टर विदाउट इंटरप्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ने उनमें से पास करना है अब वो आसानी से उसमें से पास कर सकते हैं। दिस स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ व्हाट क्रिएट द ग्लोइंग बीम ऑफ लाइट। तो यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फिर बाद में जाके एक ग्लोइंग बीम प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाउ हैज़ दिस कॉन्सेप्ट इवॉल्व ओवर टाइम। वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट यानी कि रवायती कॉन्सेप्ट क्या है जो अरसे से चला आ रहा था और आज के दौर में इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम इसको कंपैरिजन की फॉर्म में रीड करते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट में वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स वाज सीन एज टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये माना जाता था कि वो एक बहुत ही छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। और आज के दौर में हम उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज बोथ अ पार्टिकल एंड वेव। आज के दौर में माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की दो नेचर है, वो वेव के तौर पे भी एक्ट करते हैं और वो पार्टिकल के तौर पे भी एक्ट करते हैं। तो पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन एंड पाथ वर थॉट टू बी एग्जैक्टली नोन। पहले ये माना जाता था कि हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन भी बता सकते हैं और उसका पाथ भी एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है और एग्जैक्टली वो किस पॉइंट पर मौजूद है। लेकिन आज के दौर में कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट पोजीशन एंड पाथ कैन नॉट बी नोन। आज के दौर में ये बात साबित हो चुकी है कि हम किसी भी वक्त में इलेक्ट्रॉन्स की पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मालूम कर सकते, कि हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तीसरा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स वाज कंसीडर्ड टू मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के गिर्द सेम मोशन के साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन क्लाउड लाइक रीजन्स ऑर्बिटल्स। आज के दौर में माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक ख़ास रीजन के अंदर हम उनको कह सकते हैं वो मौजूद है और उनको कहते हैं ऑर्बिटल्स। वेयर इट्स पोजीशन इज़ प्रोबेबल बट नॉट सर्टन। जहाँ पे हम इम्कानात की बात करते हैं, एग्जैक्ट हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, हम ये कहते हैं यहाँ पे इतने चांस हैं इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने के। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल। वो पूछता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल क्यों होते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल बिकॉज आइदर दे हैव टू मैनी न्यूट्रॉन्स और टू फ्यू न्यूट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन्स। कहता है उनके न्यूक्लियाई इसलिए अनस्टेबल होते हैं या तो उसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं या वो बहुत ही कम होते हैं प्रोटॉन्स के मुकाबले में। दिस इम्बैलेंस वीकन्स द न्यूक्लियर फोर्स होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। अब जब उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे तो उसके अंदर जो फोर्स मौजूद है ना उसमें फ़र्क आ जाएगा जिसकी वजह से बैलेंस नहीं रहेगा। कॉजिंग द न्यूक्लियस टू बिकम अनस्टेबल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा एंड रिलीज रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस को रिलीज़ करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हाउ डिड साइंटिस्ट कंक्लूड दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स। हमें ये मालूम है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना उनके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्कवर हुए थे और प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हुए थे। अब वो ये पूछता है कि साइंटिस्ट को ये बात कैसे पता लगी कि हर एलिमेंट के अंदर यही प्रोटॉन्स हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी सेम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्यों हैं हर एलिमेंट में, इनमें फ़र्क क्यों नहीं है। इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट द प्रॉपर्टीज़ लाइक चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द गैस और मटेरियल यूज़। कहता जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ गैसेस यूज़ की, सब के सब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे थे ना, जब उन्होंने उसकी मेजरमेंट की, उनका चार्ज फाइंड किया, उनका मास फाइंड किया, वो सेम था, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है चाहे आप कोई भी गैस यूज़ कर लें। दिस शोड डैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स ऑफ द ऑल एलिमेंट्स। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो बुनियादी पार्टिकल है और वो हर एलिमेंट के अंदर सेम होंगे, यानी कि उनके अंदर फ़र्क नहीं होगा कि किसी एलिमेंट में वो मुख्तलिफ नेचर के होंगे, किसी एलिमेंट में वो और तरह के होंगे। उनकी तादाद में फ़र्क आ सकता है लेकिन उनकी नेचर वही होगी, सेम।
नेक्स्ट पोर्शन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो कहता है हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर अब एक्सप्लेन करें। अब जो हाइड्रोजन है वो सबसे पहला एलिमेंट है और वो इंतहाई सिंपल है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक है, प्रोटॉन भी एक है और उसमें कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं है, तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो इंतहाई सिंपल है। हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम एंड इज़ ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम इन जनरल। तो उसका स्ट्रक्चर सिंपल है, इसलिए वो दूसरे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है। अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद होता है। इन हाइड्रोजन द न्यूक्लियस कंटेन ओनली वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन्स, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसके न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा होता है। इट ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले एनर्जी लेवल यानी कि के शेल के अंदर मौजूद होता है। द इलेक्ट्रॉन इज़ बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड। कहता जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है क्योंकि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि इसको मूव करवा रही होती है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और शेल के, इसके अंदर जो शेल है वो कैसा होता है। इन बोहर्स मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और इन शेल। हम बोहर के एटॉमिक मॉडल में बात पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं जिसको हमने नाम दिया था शेल्स का। फॉर हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉन्स इज़ इन फर्स्ट एनर्जी लेवल। जो हाइड्रोजन का एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर मौजूद होगा, यानी उसके अंदर एन की वैल्यू 1 होगी। दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, और इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। राइट डायग्राम अगर आप देखें तो उसमें हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर मूव कर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो एटम्स को आयनाइज कर सकते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो कहता है इस पूरे प्रोसेस को एटम की जो थ्योरी है वो कैसे एक्सप्लेन करती है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एमिट आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज अल्फा बीटा एंड गामा रेज। कहता है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं, और ये तीनों की रेडिएशंस जो है वो आयनाइजिंग होती हैं, यानी वो एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती हैं। दीज रेडिएशंस हैव हाई एनर्जी एंड कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स। कहता है इन रेडिएशंस की एनर्जी हाई होती है जिसकी वजह से ये एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। व्हेन दिस हैपन्स द एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम एन आयन। तो जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी आयनाइजेशन चेंजेस द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बट नॉट द न्यूक्लियस इमीडिएटली। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाता है, लेकिन वो न्यूक्लियस को कोई चेंज नहीं कर पाती। दिस एक्सप्लेन हाउ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैन आल्टर केमिकल बिहेवियर बाय क्रिएटिंग आयंस। तो इससे जो एटम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिविटी क्या है और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं आपने उसकी कोई सी 3 एप्लीकेशंस बतानी है। अब ये पूरा टॉपिक हम थ्योरी के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करें द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो पहली एप्लीकेशन है मेडिकल इमेजिंग। इसको डॉक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ मेडिकल स्कैन्स के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में हमने पढ़ा था कि उसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 की मदद से किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की एज का पता लगाते हैं। तीसरा है अदर यूजेस, जैसे कि मेटल्स की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक कर सकते हैं और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये उसने एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया, उसमें वो पूछता है कि आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है मरकरी का। डाटा उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर इस डाटा पे गौर करें तो उसमें उसने जो मरकरी है उसके 7 आइसोटोप दिए हैं और उनकी अबंडेंस दी है। हमें पता है कि फार्मूले में जब हम आइसोटोप को उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड पे उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल उसका मैस आ जाएगा। तो नीचे अगर आप बॉक्स देंगे तो उसमें हमने आइसोटोप का जो मैस है उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है अबंडेंस के साथ और उनको ऐड करके लास्ट में 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 219.63। लास्ट पोर्शन है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन साइंटिस्ट सिंथेसाइज एलिमेंट्स इन द लेबॉर्ट्री।
कहता है जो साइंसदान है वो लेबॉर्ट्री के अंदर एलिमेंट को कैसे तैयार करते हैं। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उनमें सारे के सारे नेचुरल नहीं है, यानी कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि साइंटिस्ट ने खुद लैब्स के अंदर तैयार किए हैं और उनको कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स। साइंटिस्ट कैन मेक न्यू एलिमेंट्स इन द लैब यूजिंग स्पेशल मशीन्स एंड टेक्निक्स। कहते हैं जो साइंसदान है वो लैब्स के अंदर नए एलिमेंट तैयार कर सकते हैं कुछ ख़ास मशीन्स और तरीक़ों के ज़रिए। दीज आर यूजली एलिमेंट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली ऑन अर्थ। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड सिंथेटिक एलिमेंट, इसलिए हम उनको कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट जो कि हमने खुद तैयार किए होते हैं। अब इसका मेथड क्या है? मेथड यूज पार्टिकल एक्सेलरेटर। इसमें हम एक ख़ास किस्म की डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है पार्टिकल एक्सेलरेटर। अगर इसको डिफ़ाइन करें, इट इज़ अ डिवाइस दैट मेक टाइनी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स और आयंस मूव वेरी फास्ट क्लोज्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट। कहता है इसमें वेरी स्मॉल पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन्स हैं और आयंस हैं, उनको हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मूव करवाते हैं, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से मूव करवाते हैं जिससे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाउ सिंथेसिस वर्क? साइंटिस्ट टेक अ हैवी एलिमेंट लाइक यूरेनियम और कैलिफोर्नियम। साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक बड़ा एलिमेंट लेते हैं जिसका मैस ज़्यादा होता है, जैसा कि यूरेनियम है, कैलिफोर्नियम है। अब इनके मैसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हैवी होते हैं। दे देन शूट लाइटर पार्टिकल्स लाइक कैल्शियम आयंस एट इट यूजिंग अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो वो क्या करते हैं, लाइटर पार्टिकल्स लेते हैं और उनको पार्टिकल एक्सेलरेटर में लेके जाते हैं, वहाँ पे उनकी वो स्पीड इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे उनकी स्पीड बढ़ जाती है, वो इन जो आयंस है वो हिट करवाते हैं हैवियर न्यूक्लियस पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नया एलिमेंट डिस्कस करते हैं। टू क्रिएट एलिमेंट 118 ऑर्गेनिसन। अब ऑर्गेनिसन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लैब के अंदर तैयार किया गया था। तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट फायर्ड कैल्शियम 48 एट कैलिफोर्नियम 249। साइंटिस्ट ने एक कैल्शियम 48 का आइसोटोप लिया जो कि लाइट था और उसको उन्होंने हिट करवाया एक हैवी आइसोटोप पे जिसका नाम था कैलिफोर्नियम 249। द फ्यूजन प्रोड्यूस्ड अ न्यू एटम ऑर्गेनिसन 294। अब हुआ क्या, जब वो दोनों आपस में हिट किए तो वो आपस में मिल गए, फ्यूज़ हो गए, जिसकी वजह से नया एलिमेंट बन गया ऑर्गेनिसन 294। बट दिस एलिमेंट वाज रेडियो एक्टिव एंड ब्रोक डाउन क्विकली। कहता है ये जो एलिमेंट था ये रेडियो एक्टिव था और फ़ौरन ये ब्रेक हो गया। रिजल्ट, द न्यू एलिमेंट इज़ अनस्टेबल सो इट डिकेज क्विकली ऑफन इन मिली सेकेंड। जो नया एलिमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था जिसकी वजह से ये मिली सेकेंड में ख़त्म हो गया, डिके हो गया। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई दैम बाय ट्रैकिंग डिके पैटर्न। साइंटिस्ट पता कैसे लगाते हैं एलिमेंट का, तो वो पता लगाते हैं उनकी रेडिएशन से कि वो किस रेडिएशन को एमिट करके डिके हुआ है। साइंटिस्ट स्टडी इट प्रॉपर्टीज़ बिफोर इट डिसपियर्स। और वो इस मुख्तसर वक्त के दौरान उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अ सिस्टम जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन एन एटम, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। वो कहता है एक जो सोलर सिस्टम है जिसमें सेंटर में सन होता है और उसके प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, क्या यही सिस्टम एटम के अंदर भी होता है? तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअल में होता भी है कि नहीं होता एटम के अंदर। सिमिलैरिटी डिस्कस करते हैं जो कि बोहर के मॉडल को एक्सप्लेन करेगी। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज एट द सेंटर। हमें पता है कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो आप इस न्यूक्लियस को समझें कि ये सन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल सिमिलर टू हाउ प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन। जिस तरह सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है। These orbits are associated with specific energy levels and electrons can gain or lose electrons by moving between the levels। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी लेवल के अंदर मूव करते हैं और वो एक ख़ास एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो जब उनको किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना है तो उनको अपनी एनर्जी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल। अब इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, यानी क्या चीज़ें ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मॉडर्न क्वांटिक मैकेनिक शो डैट इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक वेव्स एंड पार्टिकल्स। जो मॉडर्न स्टडी है उसमें ये बात पता लगी कि इलेक्ट्रॉन्स की दो नेचर है, वो पार्टिकल्स भी होते हैं और वेव भी होते हैं। अब ये चीज़ जो सोलर सिस्टम वाला मॉडल है एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इंस्टेड ऑफ मूविंग इन सेट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन प्रोबेबिलिटी रीजन्स कॉल्ड ऑर्बिट। कहता जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एग्जैक्टली इस तरह मूव नहीं करते जैसे प्लैनेट्स सूरज के गिर्द मूव करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का एक रीजन होता है जहाँ पे उनको हम ढूंढ सकते हैं। द बोहर मॉडल वर्क वेल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड फेल फॉर कम्प्लेक्स एटम। अब जो बोहर ने मॉडल दिया था कहता है ये सिंपल एटम के लिए तो चल जाता है, लेकिन जैसे ही कम्प्लेक्स एटम्स आते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये मॉडल फेल।
अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो उसमें एक तरफ हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सेंटर में सन मौजूद है और उसके गिर्द प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इससे हमें बात क्या पता लगी, द सोलर सिस्टम एनालॉजी इज़ आउटडेटेड बट यूजफुल फॉर बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर विजुलाइजेशन। कहते हैं जो सोलर सिस्टम का मॉडल हम फीड करते हैं एटम पे, वो पुराना हो चुका है। हाँ, उसको समझने की हद तक, दिखाने की हद तक हम यूज़ कर सकते हैं। रियल एटम्स बिहेव बाय क्वांटम रूल्स नॉट क्लासिकल फिजिक्स। एक्चुअल में जो एटम्स हैं वो क्वांटम रूल के ज़रिए एक्सप्लेन होते हैं, ना कि रवायती फिजिक्स के असूलों के ज़रिए। उम्मीद हो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है आप कमेंट में बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।